नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी के क्लास 8 की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। इसके पहले अध्याय 4 तक ख़त्म हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सीरियल से है, अध्याय 4 तक पूरा हो चुका है, जो आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अध्याय 5 का क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद, यानी 1857 और उसके बाद जो है इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले क्या चित्र दिया है, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। यह विद्रोह 1857 में उस भारत के मैदानों में फैल गया था, यानी 1857 का जो विद्रोह फैला था वही। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, नीतियाँ और लोग। इसमें देखते हैं, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी सिपाहियों सब पर तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, नवाबों की छीनती सत्ता। तो इसमें क्या है, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। यानी जब 18वीं सदी का मध्य था, तभी से ही राजाओं और नवाबों की ताकत कम होने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में क्या है, आगे देखते हैं, एक मिनट। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, यानी जो राजा हैं उनकी सेना को ख़त्म कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। यानी जो वहाँ के राजा थे, जैसे पहले वहाँ के राजस्व वसूली के भी अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। यानी अब उसके पास कुछ नहीं, ना ही उनकी सेना थी और ना ही उनके वसूली का अधिकार भी छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। यानी अपनी स्थानीय जो शासक थे, वहाँ के राजा थे, अपने हित के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी किए। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। आगे क्या है इसमें, उसके बाद क्या है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। यानी है कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। यानी कंपनी जो थी, इस पर कोई भी बात नहीं की और इनके निवेदनों को ठुकरा दिया, रिक्वेस्ट को। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासक ठीक नहीं है, यानी कि यह शासन सही से नहीं चला रहा है, इसलिए डलहौजी ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। इस शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, यानी अपने अंडर में ले लिया अवध को। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी, यानी मुगल के जो शासन है वो ख़त्म किया जा सके। कंपनी द्वारा किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, यानी कि कंपनी ने मुगल बादशाहों का भी नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को ही लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर
आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी सबसे लास्ट जो मुग़ल बादशाह है वो बहादुर शाह जफ़र ही थे। उनके बाद किसी को इनका वंशज नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही, आगे देखते हैं क्या है किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। यानी कि जो लगान था वो जमींदार भारी भरकम लगान वसूल रहे थे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। यानी जो महाजन का कर्ज लिए थे बहुत से किसान, उनके कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिली थी ज़मीन, वो भी निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। यानी सिपाही भी परेशान थे, किसान भी परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। यानी कि उस ज़माने में यह धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग जो है समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी धारणा थी कि कोई लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनमें धारणा हो चुकी थी कि इससे मेरा धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। यानी अब पुलिस जो सिपाही थे उनको भी समुद्र के रास्ते वर्मा भेजा जाना था, लेकिन इस हुक्म को मानने से सिपाही ने इनकार कर दिया। सिपाहियों ने उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। यानी ज़मीन से जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। यानी सिपाही जो थे उनको सरकार का हुक्म नहीं मानने की वजह से सज़ा भी दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी अब एक नया नियम ही बना दिया गया कि अगर सेना में नौकरी करेगा तो उसको ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। आगे देखते हैं क्या गतिविधि में दिया है। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फ़ौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कर बताएंगे, ये गतिविधि। आगे देखते हैं क्या है सुधारों की प्रतिक्रिया क्या है सुधारों की। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। यानी जो भारतीय समाज में एक कुरीतियाँ थी सती प्रथा की और विधवा विवाह को न करने की, तो इसको बढ़ावा देने के लिए कि सती प्रथा को रोका जाए और विधवा विवाह को बढ़ाया जाए, कानून बनाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। यानी उस समय जो है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के रूप में आगे ज़्यादा बढ़ाया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। यानी जो ईसाई मिशनरी जो आए थे यहाँ पे उनको भी छूट दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया। क्या था नया कानून बनाया गया जिससे क्या है ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यानी एक कानून भी बना दिया गया है जिससे जो ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं उनके लिए और आसान रास्ता हो जाए। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यह यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म और उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। यानी जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं इससे और बहुत सारे लोगों को भारतीयों को लग गया कि ये हमारे धर्म और सामाजिक जो रीति रिवाज है इसको ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो सामाजिक व्यवस्था जैसी चल रही उसमें भी बदलाव चाहते। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यानी ये अध्याय 5 चल रहा है, अगले अध्याय में इनके सुधार आंदोलनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है चित्र किसका दिया है। उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाह फैलाते हुए जो है ये सिपाही चित्र दिया हुआ है। देखते हैं आगे जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। जो स्रोत 1 है और 2 है, जो चित्र 1 है
और चित्र 2 है। आगे स्रोत 1 और स्रोत 2 दिया होगा। ये देखिए स्रोत 1 है यहाँ पे, स्रोत 1 और स्रोत 2। तो स्रोत 1 में क्या दिया है, 84 नियमों की सूची। क्या है इसमें, यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। यानी कि इसके गोडसे द्वारा, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक जो है माझा प्रवास जो लिखा गया है, उसके कुछ अंश यहाँ पे दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा था वह इस प्रकार था। क्या था इसमें, अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के घातक परिणामों को चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं, यानी इन सब के लिए जो है योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। यानी जो है सिपाही जो है वहाँ के लोग थे, उन्होंने यह बताया कि अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को जो है धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने राजाओं से भी बात की थी, लेकिन राजाओं ने मना कर दिया कि इससे भूचाल आ जाएगा, और राजा लोग ये सब बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। आगे देखते हैं क्या है इसमें। स्रोत 2 क्या है, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। यानी क्या है, उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, यानी जो है अंग्रेज़ों की उन्होंने मदद की है बगावत जो थे उसको, बगावत को दबाने के लिए। उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। यानी कि जो सीताराम का बेटा था वह भी विद्रोहियों के साथ था और सीताराम के आंखों के सामने ही अंग्रेज ने उसे भी मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यह अनुवाद के नाम के बाद इनका नाम था सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। यानी जो सीताराम पांडे ने संस्मरण लिखा है उसका यहाँ पर एक अंश दिया गया है। क्या है, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया है। यानी जो अवध पर कब्जा किया गया है, इससे जो सिपाहियों के भीतर भी अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। यानी सिपाहियों के ही अंग्रेज़ जो है उकसा रहे थे बगावत करने के लिए, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। आगे देखते हैं क्या है चित्र में क्या दिया है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये कहाँ का है, मेरठ का है। जो सिपाही अफसर जो हैं उनके घरों में हमला होता है। आगे देखते हैं क्या है, स्रोत 2 का जो है शेष देखते हैं क्या है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए, यानी एक नई राइफ़ल आ रही थी तो उसका तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, यानी जो नई राइफ़ल आ रही थी उसको चलाने की ट्रेनिंग भी दे दी गई। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफ़लों के इस्तेमाल में होने वाले कारतूस पर
गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। यानी कि जो है राइफलों में के कारतूस जो है उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जिससे हर जगह ये खबर फैलने लगी। ऐसे में हिंदू और मुसलमानों के लिए ये चीज़ से और आग भड़क गई। आगे देखते हैं क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। यानी जो अवध पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, इसके वजह से सिपाही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि इस्तेमाल करने से हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म भ्रष्ट हो जाए। आगे देखते हैं क्या है। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, कर्नल साहब भी ऐसा मान रहे थे, इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार में जो ये है उनका अंश दिया गया था। आगे देखते हैं क्या है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया था। क्या है इसमें। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। कब? 1857 में। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। यानी कि जो 1857 में बगावत हुई थी उससे कंपनी का ही अस्तित्व खतरे में आ गया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए, क्योंकि उस समय जो है सभी लोग परेशान थे। किसान भी परेशान थे टैक्स से, जमींदार से, और सिपाही भी विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि अवध को गलत तरीके से कब्जे में ले लिया गया था उस टाइम सभी। उसके अलावा जो राइफल एक नई आई थी उसमें जो है कारतूस में जो सूअर और गाय का चर्बी लगी हुई थी, इससे भी धर्म के वजह से और जो है आग भड़क थी। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष सशस्त्र संघर्ष था। यानी उस समय जो है 19वीं सदी में यह सबसे बड़ा संघर्ष था। आगे देखते हैं क्या इसमें। मेरठ से दिल्ली तक। अब क्या है मेरठ से दिल्ली तक। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। तो एक क्वेश्चन भी पूछता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बैरकपुर में मंगल पांडे को कब फांसी पर लटकाया गया था। तो 8 अप्रैल 1957 को, ये याद रखने वाली चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। यानी जो नए कारतूस बन के आए थे जिसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, इसको इस्तेमाल करने से जो सिपाही थे वो अभ्यास करने से इनकार कर दिए थे। सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। यानी 85 सिपाहियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया और 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। यानी जो ये किया गया था सिपाहियों को निकाला, यह 9 मई 1857 की बात। आगे देखते क्या है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। यानी 10 मई को ही सिपाहियों ने जो है 10-10 साल की जिनको सज़ा सुनाई गई थी, अगले दिन ही सिपाहियों ने मेरठ जेल पे धावा बोल दिया और वहाँ के जो सिपाही को सज़ा दी गई थी उन्हें आज़ाद करा लिया गया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ
युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, यानी जो सिपाही थे वो इन अंग्रेज़ों के शासन को ही ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन, यानी अंग्रेज़ चले जाएंगे तो उसके बाद शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे, यानी कि शासन मुग़ल शाह बहादुर शाह जफ़र ही देश का शासन चलाएं। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे की दिल्ली पहुंच गई। यानी जो है 10 मई की रात को ही घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके सामने खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए, यानी मेरठ से जो है अब ये सब दिल्ली तक पहुँच गए थे और वहाँ पे भी बगावत कर दी। वहाँ के जो सिपाही थे, अंग्रेज़ अफसर वहाँ भी मारे गए, दिल्ली में भी। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी बगावत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, यानी जो है बादशाह नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी, यानी बादशाह उस टाइम बूढ़े हो चुके थे और उन्हें सिपाहियों की बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, यानी हम एक संघ बना करके अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। क्या है, चित्र दिया है बहादुर शाह जफ़र का, यही इनका चित्र है। बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे उस टाइम 1857 की क्रांति के समय। आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्सों पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाएंगे। यानी वे भी चाहते थे कि अंग्रेज़ों से हट के मुग़ल बादशाह ही चलाएं और उनके अंडर में ही हम अपना शासन देखें। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद शांति हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। यानी कि अब बहादुर शाह जफ़र भी बगावत के साथ अपना समर्थन दे दिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। आगे देखते हैं क्या है, ये नाना साहब का फ़ोटो है। आगे देखते हैं बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाही ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। यानी अब जो गांव के लोग भी थे वो भी बगावत करने लगे। स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हुए। यानी जो गांव के लोग थे वे नेता, जमींदार और जो मुखिया थे उनके पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। यानी नाना साहब ने अपने को खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। यानी कि बहादुर शाह जो जफ़र हैं उनके अंतर्गत वो वहाँ के गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। यानी जो है लखनऊ में है नवाब वाजिद अली शाह के बेटे को नया नवाब घोषित किया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल, यानी जो बिरजिस की माँ है बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, यानी अब हर जगह विद्रोह होना शुरू हो गया था। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण किया था। यानी राजगढ़ की जो रानी अवंतीबाई थी वहाँ भी अंग्रेज़ों ने शासन अपना कर लिया था, तो उससे भी परेशान थी, इसलिए वहाँ भी जो अवंतीबाई थी राजगढ़ की रानी, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। आगे देखते क्या है। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया है, यानी कि अब उन्हें लगता था कि अब तो हम जीत जाएंगे, एक आत्मविश्वास से भर गए। ख़ास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। ये टेलीग्राम में भेजे थे अंग्रेज़ कि हमारे लोग जो हैं विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, यानी सभी जगह बगावत है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यानी कि फैजाबाद से अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन नेतृत्व कर रहा था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। एक क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि फैजाबाद से कौन नेतृत्व करता है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यानी बरेली के जो थे बख्त खां, वो भी लड़ाई के लिए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह, यानी जो है बिहार के भी जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोहियों सिपाही का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। यानी कि बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे, इन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाकू इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी सभी जगह बगावत उत्तर भारत में हो रही थी। क्या है, ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं व सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। ये लाल किला और सलीमगढ़ किले का चित्र है। आगे देखते हैं वीर कुंवर सिंह का ये जो चित्र दिया गया है। आगे देखते हैं क्या है। तो इतना ही था। अब इसका अगला पार्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लास ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, तो इसको हम अगले पार्ट में कर देंगे। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ने में कैसा लगा। धन्यवाद।